In this video, I am going to talk about the complement system. It is one of the very important system for the defense mechanism to clear the pathogen or an antigen from the body. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कहाँ पे यूज होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनता है, तो एंटीबॉडी जो है ना हमारे पास, वो डायरेक्टली किल नहीं कर सकती हमारे पास एंटीजन को, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकती, तो वो सिर्फ ऑप्सोनाइज करती है, मतलब बाइंड करके लेके आती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पास। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इट इज वन ऑफ द वेज टू किल द एंटीजन। तो वो फिर एंटीबॉडी यहाँ पे लेके आती है, कहती है कि इसको डिस्ट्रॉय करो। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इट ऑफर्स द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन्स। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की मैं बात करूँ, इट इज है क्या? इट इज अ सेट ऑफ सिस्टम जिसमें हमारे पास देर आर मल्टीपल प्रोटीन्स, रफली देर आर 20 प्रोटीन्स, जिसमें हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं और कुछ इनकी एक्टिविटी से रिलेटेड प्रोटीन्स हैं। सारी की सारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स नहीं है हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स C1 से लेके 10 तक है, 1 से लेके 10 तक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं। अब इसको एक सिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर पहली प्रोटीन एक्टिवेट होगी ना, तो पहली प्रोटीन C1 एक्टिवेट हुई तो फिर वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेगी। सो दैट इज वाई कि अगर शुरू वाली प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो अगली को करती जाएगी एक्टिवेट, जब तक हमारे पास एक एंड रिजल्ट नहीं आ जाता, और ये सारी प्रोटीन्स फिर एक्टिवेट होंगी एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द फर्स्ट वन। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन। एंड गोल हम चाहते क्या? ये सारी प्रोटीन्स हम एक्टिवेट क्यों करवा रहे हैं? और एंड गोल इज द फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, MAC। अब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्यों बनवाना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज करूं मेरे पास ये एक एंटीजन है, मैंने इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसको एंटीबॉडी लेके आइए, इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू अगर इस एंटीजन ने डिस्ट्रॉय होना है तो मेरे पास ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगी। अब प्रोटीन्स, अगर मैं सिर्फ एक प्रोटीन की बात करूं ना, तो C1 जो है ना, वो डायरेक्टली इसको किल नहीं कर सकती। वो अगर इसके सामने जाएगी ना तो C1 ने ख़त्म हो जाना है। सो द रीज़न इज के पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा इन प्रोटीन्स का। ठीक है, मल्टीपल प्रोटीन्स का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर मिल के यूनाइट होके वो फिर इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसकी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेंगे, और एज अ रिजल्ट एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दैट इज वाई मल्टीपल प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स। और एंड गोल हमारा क्या है? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एट द एंड ऑफ दिस पाथवे हमारे पास बनता है, वो हम पाथवेज को हम स्टडी करते हैं। पहले उसकी इंफॉर्मेशन, एनी प्रोटीन अलोन, एग्जांपल C1 अलोन कैन नॉट ईट और डिस्ट्रॉय प्रोटीन। कोई एक प्रोटीन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती डायरेक्टली। सो मल्टीपल प्रोटीन्स ज्वाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू द मेम्ब्रेन ऑफ द पैथोजन एंड डिस्ट्रॉयज इट। बाइंड करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। और इवन नॉर्मल बॉडी सेल, अब ये या तो डायरेक्ट हमारे पास पैथोजन है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है, उसको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट बाइंड करके डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर एक ऐसा सेल है हमारे पास, नॉर्मल हमारी बॉडी का सेल है, लेकिन उसके अंदर वायरस पड़ा हुआ है, तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो फिर इस सेल को भी डिस्ट्रॉय करेगा साथ। दैट इज हाउ इट इज परफॉर्मिंग इट्स एक्शन। अब मैं ना इसके पाथवेज की बात करता हूँ। देयर आर 3 पाथवेज दैट आर बीइंग फॉलोड हियर। 3 पाथवेज क्यों हैं? अब हमारी बॉडी में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और अगर इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि अगर एक पाथवे जो है वो इनएक्टिव है, वो फॉलो अप नहीं हो सकता, तो हमारे पास दूसरा पाथवे जो है वो काम कर ले। So first of all, we have classical pathway, the lectin pathway and alternate pathway। 3 पाथवे हमारे पास। क्लासिकल पाथवे की बात करूं, मैं पूरा प्रोसेस क्लासिकल पाथवे से समझाता हूं, फिर बताता हूं कि लेक्टिन और अल्टरनेट पाथवे कहां पे इंटरफेयर करते हैं आगे। अब हमारे पास एंटीजन जो है, उसको वो आया एंटीबॉडी के पास, एंटीबॉडी ने उसको ऑप्सोनाइज किया, वो लेके आया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पास, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पास आया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने की C1 पहली प्रोटीन ने कहा कि तुम बाइंड करो इसके साथ, कॉम्प्लेक्स के साथ। C1 ने बाइंड किया, एक्टिवेट हुआ C1 के बाद ना 2 प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगी, C4 एंड C2। अब हर कॉम्प्लीमेंट की हर प्रोटीन के ना 2 पार्ट्स हैं। C4 के बाद होगी C2 की। C4 के भी 2 पार्ट्स हैं, एक A पार्ट है और एक B पार्ट है, 4A 4B। C2 के भी 2A और 2B। इसका फायदा क्या है? अब C4 जो है ना, उसके दो पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, C4A एंड 4B, 2 प्रोटीन्स कह लो। C2B जो है वो C2B और C2A में कन्वर्ट होता है। अब किसी भी, ये दिस इज अ जनरल रूल, किसी भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का A पार्ट जो है, उसका काम क्या है? शोर मचाना।
उसका काम सिर्फ है कि बॉडी में लड़ाई हो रही है कि उसने ना और लोगों को बुलाना और लोगों को बुलाने के लिए शोर मचाना है। तो ये हमारे पास एक मीडिएटर है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है कि आओ भाई यहाँ पे लड़ाई हो रही है, ये एंटीजन हमने क्लियर करना है बॉडी से, उसको रिमूव करवाना है। तो C2A हो गया, C4A हो गया, C5A हो गया। हर ए पार्ट का फंक्शन क्या है? शोर मचाना, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर के तौर पर एक्ट करना। असल जो फिर स्ट्रक्चरली काम करता है ना, तो वो हैवी लिफ्टिंग जो कर रहा है ना, वो बी कंपोनेंट कर रहा है। बी कंपोनेंट जो है ना, वो फिर ज्वाइन हो के ना हमारे पास अल्टीमेटली मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को लीड करते हैं। तो कैसे बनता है? ए पार्ट तो मैंने पहले बता दिया कि जो भी ए पार्ट है उसका काम है और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को और प्रोलिफरेशन करवाना, और ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जो बी पार्ट बचा, C4B एंड C2B, वन से क्या बना? वन ने एक्टिवेट किया C4 और C2 को, एक कंपोनेंट अलग हुआ, बी कंपोनेंट बना। C4B और C2B जब ये दोनों बन जाते हैं हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स है C3 कन्वर्टेज। कन्वर्टेज से नाम याद हम रखें, कन्वर्ट करता है। इट इज अ कन्वर्टेज, इट एक्ट्स एज एन एंजाइम एंड कन्वर्ट्स C3 इंटू C3A एंड C3B। ए का फिर काम वही है कि उसने जाके शोर मचाना है, लेकिन बी का अब हमारे पास तीन चीजें आ गई, C4B आ गया, C2B आ गया और C3B का कंपोनेंट। ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास बना, हमारे पास तीन चीजें बनी जो हमें रिक्वायर्ड है आगे के लिए। क्या हुआ स्टेप में? 4B और 2B जो पहले बने थे वन के C1 के थ्रू, C4B और C2B एक्ट करेंगे एज एन एंजाइम और कन्वर्ट करेंगे C3 को A में, और B में A निकल जाएगा, शोर मचाएगा जाके, B फिर इंक्लूड हो जाएगा साथ, 4B 2B और 3B। तो C5 कन्वर्टेज बनेंगे हमारे पास। क्योंकि अगर हम सीक्वेंस में देखें तो हमारे पास अगली प्रोटीन जो है वो C5 होती है। शुरू में सीक्वेंस नहीं है लेकिन बाद में सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास। अब C5 कन्वर्टेजेस को कहते हैं 4B 2B और 3B हमारे पास मिल के C5 को एक्टिवेट करते हैं, C5A और 5B। 5 का फिर काम हुई है, 5 ने फिर जाके शोर मचाना है। और अच्छा, अब यहाँ से हमारा मेजर जो है काम शुरू होता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का। C5B मिलता है C7 के साथ और C6 के साथ। अब इसके बाद ब्रेकेज नहीं है, A और B नहीं बन रहे। C5B कंबाइंस विद 6 एंड 7, C6 C7। अब C5B बन गया, C6 और C7 कंबाइन होके उसके बाद 8 और 9 कंबाइन करते हैं। 5B 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 5 प्रोटीन जो है हमारे पास बना रही हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये स्ट्रक्चर बना रही है उसका। पहले तो सारे जो ए पार्ट थे वो तो शोर मचा रहे थे मीडिएटर से, लेकिन ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर बना रही है। एक और अब मैं यहाँ पे बात बताता चलूँ कि C5 जो है ना, C5 से आगे हमारे पास एक कॉमन पाथवे है। C5 पे आके सारे पाथवेज कोइंसाइड करते हैं। C5 के आगे सिमिलर स्टेप्स होंगे कि 5A और 5B में बनेगा, फिर 5B 6 7 8 9 कन्वर्ट एक साथ ज्वाइन करके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो आगे जाके पैथोजन की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास क्लासिकल पाथवे। लेक्टिन पाथवे की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ फर्क ये है कि लेक्टिन पाथवे का में फायदा क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास कोई मसला है ना एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सिंग में, तो हमारे पास ये पाथवे फॉलो हो जाएगा या ये पाथवे फॉलो हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टरनेट पाथवेज बनते जाते हैं कि मल्टीपल पाथवेज अवेलेबल हैं। अगर माइक्रोब सरफेस इट बाइंड्स विद द मेरन बाइंडिंग लेक्टिन, इट इज अ प्रोटीन। ये जो है अब इसका सिर्फ ये एक चीज सेपरेट है कि ये मेरन बाइंडिंग लेक्टिन जो है ना, इट एक्टिवेट्स प्रोटीएज। प्रोटीएज को एक्टिवेट करती है। प्रोटीएज क्या परफॉर्म करती है? वो C4 और C2 को ना जाके ब्रेक कर देती है उसी में, C4A में, 4B में, 2A में और 2A में, 2B में। A जो है दोबारा शोर मचाते हैं और B कंबाइन करके C3 कन्वर्टेज बनाते हैं। C3 कन्वर्टेज बनने के बाद फिर वो C5 कन्वर्टेज बनाना है तो B सारे मिल जाते हैं, 4B 2B 3B मिल जाते हैं, C5 कन्वर्टेज बना लेते हैं और फिर आगे जाके C5B के साथ हमारे पास सेम पाथवे आता है। तो सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे मेरन बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन है जो हमारे पास प्रोटीएज को एक्टिवेट करती है और प्रोटीएज जाके C4 और C2 को ब्रेक करवाता है। बस वहाँ पे C1 ब्रेक करवा रहा था, यहाँ पे प्रोटीएज जो एक्टिवेट हुआ है मेरन बाइंडिंग लेक्टिन से वो ब्रेक करवा रहा है।
सो द नेक्स्ट इज द अल्टरनेट पाथवे। अब अल्टरनेट पाथवे एक और पाथवे है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में कोई मसला आ रहा है हमारे पास, तो वी सर्टेन थिंग्स सच एज माइक्रोबियल एंडोटॉक्सिन कैन फॉलो द अल्टरनेट पाथवे। एंडोटॉक्सिन जो है वो बाइंड करेगा हमारे पास फैक्टर बी के साथ। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर बी है, यहाँ पे हमारे पास मेनन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हमारे पास C1 जो है, ये फर्स्ट फैक्टर्स हैं जो इनिशिएट कर रहे हैं। सो फैक्टर बी और C3 फैक्टर, ये दोनों हमारे पास ब्रेक डाउन करते हैं फैक्टर डी से। फैक्टर डी को या प्रोटीएस कह सकते हैं, उस वो ब्रेक डाउन करता है इनको, फैक्टर बी को और C3H2 को। तो C3b फैक्टर बनता है हमारे पास, और बी फैक्टर, दोनों के बी फैक्टर जो है ना, C3b के भी, C3 का भी बी फैक्टर और बी फैक्टर का भी बी आयरॉनिक, बट बी का भी बी फैक्टर जो है, ए जाके शोर मचा रहे हैं और बी जो है वो हमारे पास आके काम कर रहे हैं। दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है। तो C3 कन्वर्टेज कंसिस्ट ऑफ C3b एंड B, ठीक है। ये C3 देन इट बाइंड्स विद द C3b, another C3b, then C3b and BB। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है कि C5 कन्वर्टेज इज कंसिस्टिंग ऑफ, हमने अल्टीमेटली C5 को एक्टिवेट करना है ना, तो C5 कन्वर्टेज जो है वो उसको एक्टिवेट करेगा। C5 कन्वर्टेज किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहा है? C3b, BB एंड C3 और C3b, ठीक है। पहले एक C3 एक्टिवेट हुआ, देन देयर इज अनदर C3, उसका भी B फैक्टर आ जाएगा, तो C3b अनदर B फैक्टर का B कंपोनेंट, ठीक है। B फैक्टर हमारे पास ये था। अब मैं इसको सम अप करूं ज़रा, तो फैक्टर B का B कंपोनेंट और C3 का B कंपोनेंट, हमारे पास दोनों आगे C3 कन्वर्टेज बनाते हैं। C3 कन्वर्टेज के साथ एक और C3 का B फैक्टर आके अटैच करेगा, तो C5 कन्वर्टेज बनेगा। C5 कन्वर्टेज जो है C5 को A और B में कन्वर्ट करेगा। फिर आगे सेम पाथवे होगा। क्या पाथवे था? C5b, C6, C7, C8, C9 सारे आगे कंबाइन करेंगे, एक साथ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और हमारा जो पाथवे है वो कंटिन्यू करेगा, और जो हमारा पैथोजेनस की मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये तो पाथवेज की बात होगी, लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें हैं वो जो यहाँ पे नोट करना बहुत लाजमी है कि C5 कन्वर्टेज कंसिस्ट ऑफ C3b, BB एंड C3b फैक्टर्स इन दिस अल्टरनेट पाथवे। इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें C4b, C2b और C3b, तीन फैक्टर्स ये होते हैं हमारे पास क्लासिकल पाथवे में। लैक्टिन पाथवे का तो ऐसा ऐसा डिफरेंस नहीं है, वो तो डायरेक्ट तो जाके अटैक कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस याद रखना लाजमी है कि C3 कन्वर्टेज कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट फैक्टर्स, यहाँ पे C3b और B के साथ, और यहाँ पे C4b और C2b के साथ कंसिस्ट ऑफ कर रहा है, और C5 कन्वर्टेज का ये डिफरेंस है। बाकी इन चीज़ों इनमें हर चीज़ कॉमन है ऑलमोस्ट। सो या दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इन दिस पाथवेज। अब इसके बाद में आऊँ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि निसेरी, अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्यों बनती है? या तो हमें पता चलता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की कुछ प्रोटीन्स अगर बॉडी में हो ही ना, तो उससे हमें सिग्निफिकेंस पता चल सकती है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, इसकी एक एग्जांपल ये है कि ये क्लियर किस पैथोजन को कर रहा है? निसेरिया स्पीशीज को। निसेरिया स्पीशीज जो है ना वो बॉडी में क्लियर होती है थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लेकिन कुछ लोग हैं, सम पीपल नेचुरली हैव C5 एंड C8 मिसिंग। अब अगर ये मिसिंग है तो हमारे पास वो नहीं बनेगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो हमारे पास निसेरिया डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इस निसेरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, तो कुछ लोग होते हैं जिनमें परसिस्टेंट हमारे पास इन्फेक्शन चलता रहता है निसेरिया का, तो हम उनको कहते हैं दीज पीपल हैव परसिस्टेंट निसेरिया इन्फेक्शन, क्योंकि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ही नहीं बन रहा, क्योंकि निसेरिया की जो हमारे पास क्लियरेंस है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू है, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो ये होगी। अब अदर कुछ और फैक्टर्स भी मिसिंग हो सकते हैं, 4, 2 एक्सेट्रा, लेकिन अगर 4, 2 अगर हम देखें 4 और 2 मिसिंग हो, तो हमारे पास ये पाथवे, अल्टरनेट पाथवे अपना काम कर देगा। सो दैट इज वाई वी हैव मल्टीपल पाथवेज। और बात करूँ डिटेल की, C1 एस्ट्रेज, ये भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट होती हैं, और बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं उनकी क्वांटिटी की रेगुलेशन के लिए। जो ये इन प्रोटीन्स की क्वांटिटी जो है, कंसंट्रेशन जो इनकी रेगुलेशन की, इनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। C1 एस्ट्रेज नाम से शो रहा है कि C1 को ब्रेक डाउन करता है, मतलब C1 को ना वो ब्रेक डाउन करके इनहिबिट कर रहा है, ब्रेक C1 एंड इट इज़ एन इनहिबिटर प्रोटीन, मतलब वो फिर उसको दोबारा एक्टिवेट नहीं होने देता।
सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ना वो वहीं पे रुक जाता है। लेकिन ये चीज़ हमारे पास वाइटल है कि हमारा पैथोजन आया और C1 एक्टिवेट हुआ, C1 ने अपना काम कर दिया और फिर उसको इनहिबिट भी तो करना है, तो C1 एस्ट्रेज आके उसको इनहिबिट करा। लेकिन अगर C1 एस्ट्रेज हमारे पास इनहिबिट ही नहीं होगा तो एब्सेंस लीड्स टू कॉन्टिन्यूअस एक्टिवेशन, वो कॉन्टिन्यूअसली एक्टिवेट रहेगा, इनहिबिशन ही नहीं हो रही C1 की, तो इट लीड्स टू कॉन्टिन्यूअस इन्फ्लेमेशन, मतलब वो टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाता है। सेलुलर टॉक्सिसिटी पहले करता है, फिर देर इज कॉन्टिन्यूअस इन्फ्लेमेशन, स्पेशली फीवर एंड एडिमा ऑफ द जॉइंट्स, क्योंकि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है ना C1, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस, एक्टिवेशन से क्या मीडिएटर्स बन रहे हैं। सो उस कॉन्टिन्यूअस एक्टिवेशन से हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इन्फ्लेमेशन करवा रहे होते हैं और कॉन्टिन्यूअसली हमारे पास एक हाइपर रिस्पॉन्स डेवलप हुआ होता है। तो C1 एस्ट्रेज की इसीलिए इंपॉर्टेंस है कि C1 एस्ट्रेज जो है वो फिर आके इनहिबिट करता है जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है C1। ओनली IgG एंड IgM हैव द कैपेबिलिटी टू बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेक्टिन पाथवे डज नॉट रिक्वायर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, मैंने बात की थी कि वो अदर चीज़ों से स्टिमुलेट हो रहा है बाइंड करके। एंड द डिफरेंस बिटवीन C3 कन्वर्टेजेस इज इम्पॉर्टेंट, वही बात कि C3 कन्वर्टेज का डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, C5 कन्वर्टेज किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और बस दैट इज इट। So yeah, that is it about the complement system and its clinical significance.